नमस्कार। साहित्य, संस्कृति और कला की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ताना बाना की अवधि को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। पहली प्रतिक्रिया ये कहती है कि ताना बाना का जो समय है उसको बढ़ा दिया जाए, कम से कम 2 घंटे कर दिया जाए। आप जानते हैं कि अभी भी ताना बाना कम से कम 1 घंटे और अधिकतम 1.5 घंटे की पत्रिका होती है और इसको संजोने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये भी समझ रहे होंगे कि हमारे पास साधन संसाधन सीमित हैं और उसमें जो कुछ भी बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं। फिर भी इन दर्शकों का धन्यवाद देते हुए मैं कहूँगा कि जब भी हम इस मामले में सक्षम हुए तो इसकी अवधि बढ़ाने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। एक दूसरी प्रतिक्रिया है जो ये कहती है कि ताना बाना का वीडियो बहुत लंबा होता है और उसको एक बार में देख पाना ज़रा दुष्कर कार्य होता है। मैं समझता हूँ लंबे वीडियो देखना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरी समझाइश गुजारिश ये होगी कि कृपया ताना बाना को भी ठीक उसी तरह से देखें जैसे आप पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए अपनी आदत बनाते हैं, यानी किस्तों में आप पत्रिका पढ़ते हैं, उसी तरह से ताना बाना को भी आप किस्तों में देखा करें, थोड़ा थोड़ा करके, तो शायद आपको उतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी। बहरहाल, इस छोटी सी गुजारिश के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे मशहूर व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी के स्तंभ ना काहू से बैर की पहली कड़ी। पुस्तक समीक्षा के क्रम में समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ बात होगी राजेश जोशी के नए कविता संग्रह उल्लंघन पर। सुपरिचित कवि जितेंद्र श्रीवास्तव सुनाएंगे हमें अपनी कुछ कविताएं। वाद विवाद में आज बात करेंगे नारीवाद पर क्यों बटी हुई हैं महिला लेखिकाएं। बातचीत में हिस्सा लेंगी मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा और रश्मि रावत। इसके अलावा मशहूर शायर रहमान मुसव्विर सुनाएंगे अपनी कुछ नई गज़लें। दोस्तों, आज से हम ताना बाना में एक नया प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। ये प्रयोग है वीडियो स्तंभ का। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी को आप जानते ही हैं, मगर इतना बता देना मुनासिब होगा कि वो हिंदी के शीर्षस्थ व्यंग्यकारों में से एक हैं। उन्होंने व्यंग्य के कई उपन्यास लिखे हैं और पत्र पत्रिकाओं में लगातार व्यंग्य के स्तंभ लिखते रहे हैं। आज से वो ताना बाना में व्यंग्य का पाक्षिक स्तंभ ना काहू से बैर शुरू कर रहे हैं। तो पेश है उसकी पहली कड़ी। दोस्तों, मैं ज्ञान चतुर्वेदी आपके सामने एक व्यंग्य रचना पढ़ रहा हूँ। ये व्यंग्य रचना सत्ता और कला के बीच के जो नाजुक तरीके इस्तेमाल के होते हैं एक दूसरे को, उस पर है। देखिएगा, सुनिएगा। रचना का शीर्षक है एक खूबसूरत खंजर। अभी मुझे एक दिन एक म्यूज़ियम में जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने एक खंजर देखा। खंजर का हत्ता हाथी दांत का था। हत्ते पर अद्भुत नक्काशी थी। कलाकार ने इस पर फूल, पत्तियां, बेल बूटे, मोर, कबूतर, हिरन और कुछ ईश्वरीय प्रतीक ऐसे कौशल से इतने अद्भुत ढंग से उकेरे थे कि खंजर हथियार की जगह एक कलाकृति में तब्दील हो गया था। वैसे खंजर की धार अभी भी उतनी ही पैनी थी और वो लिश्कारे मारते और काटने को हमेशा तत्पर दिख रही थी। गाइड ने बार बार मुझे कहा था, देखिए तो कितना खूबसूरत खंजर है। बादशाह इसे हमेशा साथ रखता था। खूबसूरत खंजर, ये बात और ये शब्द मेरे मन में अटक गया। खंजर भी खूबसूरत हो सकता है क्या? पर लोग बना देते हैं। हत्यारों का अपना सौंदर्य शास्त्र होता है। हत्या रचने का भी अपना ही सौंदर्य शास्त्र होता है। इसे वे नहीं समझ सकते जिनकी हत्या, हम आप जैसे लोग नहीं समझ सकते जिनकी हत्या तय कर दी गई है। शिकार तो कमबख्त खंजर की धार देखकर ही घबरा जाता है। उसका ध्यान और उसका वो गुनगाह की नहीं है। वो समझ नहीं पाता कि हत्या पर कितनी अच्छी कला बनी हुई है। उसको देखता नहीं, वो खंजर की धार देख के घबराया रहता है। उसकी धार में अंतर्निहित इस संभावनाओं को देख के घबराता है कि ये खंजर अगर पेट में गया तो आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। आंतें बाहर निकाल देना, गर्दन की रग को काट कर खून के फव्वारे बहा देना और मृतक का भौचक्क निस्तेज चेहरा, इन भीभत्स दृश्यों के बीच कोई खंजर के हत्थे की खूबसूरती में छिपी बदसूरती देखे बिना
कैसे रह सकता है। पर बादशाह को ये बीभत्स दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। राजा का अपना सौंदर्य बोध होता है, प्रजा से वो मेल कभी खाता नहीं है। शोषक का सौंदर्य बोध हमेशा बेहद डरावना होता है। जब दंगाई किसी ऐसे खूबसूरत खंजर को गर्भवती माँ के पेट में डालकर उसके अजन्मे बच्चे को बाहर निकालकर इसे अपने जाति का गौरव का गान और कहते हैं, तो उसकी इस काव्यात्मकता को आप क्या नाम देंगे। हर हत्यारे की अपनी कविता होती है और अपना सौंदर्य बोध। इस हत्या को इतना कलापूर्ण बनाया है कि पूरा खंजर बड़ा मासूम सा निकल आया है। भ्रम होता है, देखकर मन को लगता है कि यदि खंजर पेट में घुस भी गया तो कुछ खराब नहीं करेगा। कुछ खंजरों की खूबसूरती आपको तब तक भ्रम में डाले रहती है जब तक वे आपके पसलियों के एकदम करीब नहीं आ जाते। हत्या की नक्काशी पे कभी मत जाना। कला जब हत्यारों के साथ हो जाती है तो यही होता है। कला कई बार हत्यारी प्रवृत्तियों को वैधता दे देती है, उनके असली इरादों को एक खूबसूरत आड़ दे देती है। आप सदियों बाद उस खंजर की हत्या की सुंदरता की बात करते हैं और बादशाह ने उस खंजर से कितनों का खून बहाया, उसकी बात ही गायब कर देते हैं इतिहास से। कला कई बार इसी तरह की करतूतों पर पर्दा डालती है। शायद तभी हर बादशाह अपने नवरत्नों में कलाकारों को जरूर रखता है। सत्ता कलाकारों को यूं ही संरक्षण नहीं देती भाई साहब। नवरत्न हमेशा ही सत्ता के काम आते हैं, आज भी आ रहे हैं। सत्ता के खंजर में हत्या कला का ही होता है। अपने खंजर के हत्या की नक्काशी बनाकर रखता है बादशाह कलाकारों को। कलाकार भोले हैं, कई कलाकार भोले हैं, कई तेज हैं। बादशाह साजिशवश उनको प्रणाम करता है। वो कहते हैं, देखिए कवि का कितना महत्व कि बादशाह प्रणाम कर रहा है। वो समझते हैं, देखो सत्ता कला, साहित्य, संस्कृत का कैसा सम्मान कर रही है। वे समझ नहीं रहे या जरा ज़्यादा ही समझदार हैं। वे जानते हैं या जान नहीं पा रहे कि वो उस नक्काशी की तरह है जिसे पता ही नहीं चलता कि कब वह खंजर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। वह भी जघन्य हत्याओं में अनजाने ही शामिल हो जाता है। अनजाना भी क्यों नहीं पता चलता उसको, क्योंकि जब जब खंजर चलता है तब हत्या की खूबसूरती, नक्काशी, उसकी जो कला है वो बादशाह के मुट्ठी में होती है। पता भी नहीं चलता उसको कि वो खंजर कहाँ कहाँ घुस रहा है। ये जो लोग खंजर की इमेज मासूम खंजर की बनाते हैं, वे दरबारी भूल जाते हैं कि कभी ये खंजर उन पर भी चल सकता है। खंजर लाख खूबसूरत हो ले पर उसकी तासीर तो हत्यारी ही है। तो खंजर को ऐसा खूबसूरत बनाने का आइडिया किस शातिर दिमाग में आया होगा, मैं सोचता हूँ। खंजर को खंजर की तरह डरावना क्यों नहीं बनाया जाता। बादशाह की खंजर के हत्थे पर नक्काशी और चित्रकारी का मतलब क्या है। क्या खूबसूरत हत्थे से हत्यारी बदसूरता छिप जाती है। कहीं ऐसा भ्रम तो सत्ता के मन में नहीं है कि हत्या खूबसूरत हो तो आदमी हंसते हंसते मरने को तत्पर हो जाएगा। बादशाह अपने हर जुल्म को बयानों, शिलालेखों, प्रशस्ति पत्रों के जरिए खूबसूरत मोड़ देने की कोशिश करता ही है। सत्ता खंजरों को और पहना और हत्या को और खूबसूरत बनाने पर आमद आए। प्रजा को हत्या की सुंदरता में धोखा नहीं खाना चाहिए। ना ही हमें यह भूलना चाहिए और ना ही हमें ये मानना चाहिए कि खंजर को भी खूबसूरत दिखने का हक है। उम्मीद है कि ज्ञान चतुर्वेदी का ये स्तंभ आपको अच्छा लगा होगा और हमारा वीडियो स्तंभ का प्रयोग भी आप पसंद करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही जाने माने कवि और वरिष्ठ संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी भी ताना बाना पर अपना स्तंभ दूसरी आवाज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसके स्वागत के लिए तैयार रहिए। और अब वक्त है पुस्तक समीक्षा का। वरिष्ठ कवि राजेश जोशी का नया कविता संग्रह उल्लंघन कवियों पर पड़ रहे वर्तमान के दबावों और प्रभावों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें शामिल बहुत सारी कविताएं विचलित करने वाली राजनीति के स्याह पहलुओं को उजागर करती हैं। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस कविता संग्रह पर बात करते हैं। नमस्कार अपूर्वानंद जी, ताना बाना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उल्लंघन
अपने नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि ये समय को, देश को, काल को, परिस्थितियों का उल्लंघन करने वाला एक जो कवि का बेचैन मन होता है, वो इसमें परिलक्षित हो रहा है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो उल्लंघन है, ये संकलन जो है, ये मोटे तौर पर वर्तमान समय की कविताएँ हैं। राजनीति उसमें प्रबल रूप से हावी दिखती है, जो राजनीतिक, सामाजिक घटाटोप हमारे हुए सामने चारों तरफ छाया हुआ है, उससे बेचैन कवि की कविताएँ हैं। ख़ास तौर पर जो सर्वग्रासी राजनीति हम देख रहे हैं, उससे जो एक बेचैनी, विचलित हो रहा है कवि, वो इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। आपको क्या लगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और यह बात हम लोग पिछले 3-4 हफ्ते से कर रहे हैं कि साहित्य पर राजनीति का दबाव कितना अधिक है और साहित्य के सारे रूपों की, वो चाहे उपन्यास हो, कथा साहित्य हो या कविता हो, उसकी एक चुनौती है कि वह इसको साधती कैसे है। तो यह दबाव तो इस पर है, बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि जहाँ-जहाँ बिल्कुल अपने देश की राजनीति के संदर्भ हैं या सीधी राजनीति के संदर्भ हैं, वहाँ कविता कमज़ोर हो गई है राजेश जोशी की, उसको साध नहीं पाई है। यानी उसको कविता की भाषा में जिस तरह से आना चाहिए, वह नहीं आ पाया है और राजनीति ने कविता को क्षत-विक्षत कर दिया है, यह मैं कहूँगा। लेकिन आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि आप यह देख सकते हैं कि एक बेचैन कवि है, जो दरअसल कविता की भाषा की तलाश कर रहा है और एक ऐसे कवि की जिसने काफ़ी लंबा वक़्त गुज़ारा है, इस बेचैनी को समझने की आवश्यकता है। जी, तो क्या इसको दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है कि मौजूदा राजनीति का इतना दौर, ये इतना अंधकार है कि कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार अपने को व्यक्त करना चाहता है, भले उसके लिए उसे सही भाषा ना मिले, सही बिंब ना मिले, लेकिन व्यक्त करना ज़रूरी है और ये समय की, आज की ज़रूरत भी है कि आप खुद को व्यक्त करें, उन चीज़ों को लोगों के सामने रखें। शायद अपनी कविताओं में, ख़ास तौर पे जो कुछ कविताएँ हैं उल्लंघन के अलावा, अबू हसन से जुड़ी 3 कविताएँ हैं, ताना मोशे का एक कविता है और भी कुछ कविताएँ हैं। भले बेघरों ही को वो गाना है, उस बेघरों तरह को से गाना कविताएँ जैसी ना बन पाई हों आदर्श रूप में, लेकिन आज के समय को दिखाने के लिए और उसमें कवि की बेचैनी को प्रकट करने के लिए बहुत ज़रूरी कविताएँ लग रही मुझे। ज़रूरी हो या नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन कविताओं को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि कविता और राजनीति का संघर्ष कैसे होता है और उसमें कवि कहाँ या कविता की भाषा कहाँ अक्षम प्रतीत होती है कवि को, फिर भी वह उसे लिखता है। तो इस तनाव को और इस द्वंद्व को देखने के लिए इन कविताओं को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अबू हसन श्रृंखला की जो तीनों कविताएँ हैं या खबर में मोरों को दाना वाली कविता या शहंशाह के कंध पर, ये सब उसी श्रृंखला की कविताएँ हैं। आपने तानमोशा का नाम लिया, बेघरों का गाना, यह दुनिया रहने के काबिल नहीं। ये कविताएँ उस दबाव को झेल नहीं पाई हैं और कमज़ोर हो गई हैं। ख़ासकर इस तरह का वाक्य जब कविता में आता है या कहीं भी आता है, कहानी में भी आपने अक्सर पढ़ा होगा, यह ऐसा हिंसक समय है कि अ, तो मुझे लगता है कि कवि मजबूर हो गया है और और उसकी कविता से तनाव समाप्त हो गया है। जबकि कविता की ख़ासियत ये होती है कि उसमें शब्द और अर्थ के बीच एक तनाव बना रहे। कविता में निबंधात्मकता आ सकती है और इस संग्रह में कम से कम 2 कविताएँ हैं जो बहुत ही निबंधात्मक हैं, जैसे मुश्किल आसानियों का सफ़रनामा और बचपन की कहानी। ये निबंधात्मक कहानियाँ और बिल्कुल इस शैली का इस्तेमाल किया जा सकता है, कई कवियों ने किया है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से इसमें बहुत सफलता नहीं मिली है। मैं दूसरी कविताओं को अधिक सफल मानता हूँ, जिनमें राजनीति इतनी मुखर नहीं है। जी। जी। तो राजनीति में मैं चाहूँगा कि एक कविता मैं पहले पढ़ के सुनाऊँ, जो नागरिकता को लेकर है, जी हाँ। जो उसको महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल, मैं कहाँ तलाश करूँ अपनी नागरिकता के प्रमाण, मैं इसी देश की मिट्टी में घूमा हूँ नंगे पाँव, पर कहाँ-कहाँ छपे हैं मेरे पाँव के निशान, मुझे याद नहीं। मुझे क्या खबर थी
कि भूल जाने की आदत मेरी ही जमीन पर अनागरिक बना देगी। मुझे एक दिन, ओ हुक्मरानों, मैं स्वर्ग को भूलकर ही आया हूं इस धरती पर। तुम अगर मुझे नागरिक मानने से इनकार करते हो तो मैं भी इनकार करता हूं तुम्हें सरकार मानने से। जी। बिल्कुल। हाँ, यह इस कहा समय जा सकता है कि इसमें थोड़ी-सी नारेबाज़ी है, लेकिन क्या ये कवि का एक, मुझे लगता है कि दायित्व भी है कि चुनौती दे हुक्मरानों को, सरकारों को, इस तरह के शासकों को। हाँ, लेकिन कवि का ज़्यादा बड़ा दायित्व है कविता की भाषा को बचाकर रखना और जो समकालीन सत्ता है उसको यह इजाज़त न देना कि वो उसकी भाषा को ढीला कर देगी। और जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि यह हुआ है कि इससे शिथिलता आ गई है इन कविताओं में और कविताओं का मुखर होना कोई बुरा नहीं है। लेकिन उसमें वे कविता के धर्म से कहीं विचलित हो गई हैं। यानी कविता अपने अंदर से राजनीति की भाषा विकसित नहीं कर पा रही है, यह मुझे लगता है। और इसलिए मैं दूसरा कुछ उदाहरण पढ़ना चाहता हूँ जी, या उद्धरण पढ़ना चाहता हूँ एक कविता से, जिनको मैं मानता हूँ कि वे अधिक सफल कविताएँ हैं इस संकलन की और उनकी संख्या कम नहीं है। खुद उल्लंघन शीर्षक कविता को ही ले लीजिए जो पृष्ठ संख्या 9 पर है, या इसीलिए तो तुम पहाड़ हो, इस कविता को आप ले लीजिए। जी, अ, जैसे उल्लंघन की शुरुआत ही आप देखिए, उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में, बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे, एक पाँव हमेशा घर की देहरी के बाहर ही रहा मेरा, व्याकरण के नियम जानना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। अ, और आगे आप बढ़ते चले जाएँ, मैं एक कवि हूँ और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती। अब ये बिल्कुल सपाट बयानी है, लेकिन जी, इसमें कविता बनी हुई है। वह उन बहुत स्पष्ट रूप से राजनीतिक विषयों वाली कविताओं के मुकाबले अधिक सफल कविता दिखलाई पड़ती है। या जी, पक्की दोस्तियों का आईना जो 95 नंबर पृष्ठ पर है, जी, अ, उस कविता को आप देख लीजिए या इस तरह की पंक्ति को देखिए। कभी-कभी मुझे लगता है मैं मनुष्य नहीं सिर्फ एक प्रतीक्षा हूँ। तो इस तरह की पंक्तियों की भी इस संग्रह में कमी नहीं है और वे उपलब्धियाँ हैं इस संग्रह की। या पुनश्च जी, कविता को आप देख लीजिए। पुनश्च कविता, यह कविता किसी पिछली कविता का पुनश्च। अब यह बात कई बार कही जा चुकी है कि वास्तव में कुछ भी मौलिक नहीं होता, हर कुछ पुनर्कथन है। पहले जो जी, कहा गया फिर से कहा जा रहा है। लेकिन इस बात को हर कवि ने लिखा है और पुनश्च शीर्षक यह कविता फिर इसी बात को कहती है और क्यों लिखते रहना पड़ता है? बावजूद इसके कि आप पर आरोप लग सकता है कि आप दोहरा रहे हैं, आप एक ही बात बार-बार कह रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं, लिखना पड़ता है, लिखते ही रहना पड़ता है बार-बार, वह जो पिछली बार छूट गया या कहा गया कुछ अलग तरह से, जिसको कह देने के बाद भी नहीं हुई पूरी तसल्ली अब तक। हर कविता का हो सकता है एक ही शीर्षक, पुनश्च। तो यह राजेश जोशी की खासियत है जी, और ये इस संग्रह में है मौजूद। जी। तो राजेश जोशी बहुत वरिष्ठ कवि हैं और इनके पहले कई कविता संग्रह आ चुके हैं। तो उस पूरे इनके कविता के इतिहास को देखते हुए आप इस कविता संग्रह को कहाँ रखते हैं? किस तरह से देखते हैं? मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि आप भी, क्योंकि हम लोग समकालीन हैं, एक तरह से राजेश जोशी के साथ हम बड़े हुए हैं। यानी राजेश जोशी को हमने बढ़ते हुए देखा है और हमारी कविता पढ़ने की आदत भी उनके साथ विकसित हुई है। इसलिए भी इस संग्रह को देखना एक खास बात है। इस संग्रह पर पिछले संग्रहों के मुकाबले मुझे लगता है कि कवि के वार्धक्य का भी दबाव है। यानी कवि की उम्र हो गई है और एक गहरी निराशा उसके मन में है। तो आप राजेश जोशी के पहले कविता संग्रह को पढ़ेंगे या दूसरे कविता संग्रह को पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी उत्साह है, बहुत उत्साह है। अ, और दुनिया इस प्रकृति के जादू को लेकर बहुत उत्सुकता है। लेकिन
इस कविता संकलन तक आते आते ऐसा लगता है कि उम्र जो बढ़ रही है और दुनिया को अपनी युवावस्था में जैसे देखना चाहा था वो नहीं मिल रही है, उसकी एक गहरी निराशा है। तो ये ये जैसा मैंने उम्र कहा, का दबाव आप देख रहे हैं, ये समय के परिवर्तन का भी। एक समय था जब समाज उम्मीदों के साथ जी रहा था। आज हम सब भी ये महसूस करते हैं कि अंधकार घना हुआ है। हाँ, इसको लेकर काफी बहस हो सकती है क्योंकि संघर्ष हमेशा रहा है। यह ज़रूर है कि जो भारतीय स्वप्न था अ, वह स्वप्न इस समय जितना अधिक खतरे में दिखलाई पड़ रहा, उतना इसके पहले नहीं था। इसलिए उसकी उसके चलते निराशा का घना होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उम्र का भी दबाव आपको इस कविता में दिखलाई पड़ेगा। जैसे दुनिया छूट रही है और वैसे नहीं बन पाई जैसा उसको बनना था, तो अ, यह दबाव है। जी। अब जैसे इनकी इस कई कविता कविताओं में लेकिन प्रकृति वो पुराने रूपों में फिर दिखती है, जो उनकी शुरुआत की कविताओं में है। कई कविताओं में वो आती है बार-बार और वो प्रकृति से जोड़कर अपनी कविता को रचते हैं। हाँ, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि और मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि इस कविता में इस संग्रह में निराशा का भाव अधिक मुखर है। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे यह कविता आप देख लीजिए, एक वक़्त था कि इस नक्कार खाने के दरवाज़े पर भी नौबत बजती थी। अब यह प्रतीक भी है। फिर इसके अहाते में लकड़ी के फर्रों, टीन के पत्रों और टाट के पर्दों की आड़ में कई छोटे-छोटे घर बस गए। नक्कार खाने के अहाते में लगभग अंधेरा है। एक टूटा चाँद, आधा टूटा चाँद, बिजली के खंभे पर सिर्फ एक पीला बल्ब टिमटिमाता है। और अंत में, इसके पहले कि उस शहर को मैं पूरी तरह खो दूँ, जिसमें कभी-कभी मैं अपने बचपन से मिल लेता था, मैं उस लड़की को बताना चाहता हूँ, पर बता नहीं पाता कि उसकी केमिस्ट्री का कोई लेना-देना नहीं। अपने अंदर घुमड़ती अपनी आवाज़ मुझे एक तूती की तरह लगती है। अपनी उस नकियाती आवाज़ को कभी-कभी तो मैं खुद भी नहीं सुन पाता। तो यह अधिक लगता है मुझको। आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति अभी भी है राजेश जोशी में, क्योंकि राजेश जोशी एक अ माहिर कवि हैं, इसमें क्या संदेह। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, लेकिन जो मुख्य भाव है, वह यह है जिसके बारे में मैंने बात की। जी। अंत में मैं एक छोटी-सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, उम्र का आल्हा। चूँकि आपने उम्र की भी बात की है, वार्धक्य की भी बात की है, तो इस कविता से हम खत्म कर सकते हैं। चढ़ी पहाड़ी धसे वनों में, सड़कें नापी, बजा ढोल की आल्हा गाया, इसकी उसकी चिट्ठी बाँची। इस घर सौदा उस घर सानी, इस घर रोटी उस घर पानी, कटी उम्र बस यूं कल्याणी, ना घर बांधा ना पाला खरहा, आगे नात न पीछे पगहा। तो ये थोड़ा आपने सा कहा तो आधे मिनट में मैं सिर्फ उम्र वाली बात पर ही कहूँगा कि जी, प्रकृति की संवेदना कैसे बदल गई है। बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं, ये कविता आपको ध्यान होगी। जी, धूप को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ। तो नीम की हरी पत्तियां अपनी कड़वाहट उलीच देने को आतुर है मेरी ज़बान पर। पानी में फूले रखे हैं चिया के बीज। आंगन की तुलसी एक छोटी-सी शीशी में रखी है अर्क बनकर। पूर्वज कवि छायावादी कविता में दुह चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य हम क्या करें? क्या करें इस अद्भुत करिश्मों से भरी प्रकृति का, जो विटामिन्स और दवाओं में बदल दी गई है हमारे लिए। यह कविता भी बिल बहुत सुंदर कविता है और इसको पढ़ा बिल्कुल, जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, इस कविता संग्रह पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। वरिष्ठ कवि जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी कविताओं से चौंकाते नहीं हैं, बल्कि सहज और सरल ढंग से पाठक के मन में अपनी जगह बनाते चलते हैं। वे बाजार के आतंक से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि उसके समक्ष चुनौती पेश करते नजर आते हैं। आज उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना
हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों, दलालों और गुलामों का। कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं आते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर। जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबाओं में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबाओं में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। अगली कविता है मानुस राग। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया। शब्दों, अक्षरों और चेहरों को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वालों की कहानियां ही नहीं सुनाई। बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वालों की कहानियां ही नहीं सुनाई। छोटे छोटे कामों का बड़ा महत्व बताया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मानुस राग सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद यह जानते हुए भी कि पिता और पुत्र के बीच कोई अर्थ नहीं धन्यवाद का। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद पिता, रोम रोम से धन्यवाद कि आपने लेना ही नहीं, उऋण होना भी सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। अगली कविता है पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। जो दाग है वह हमेशा दाग रहेगा, यह सोचना ईश्वर बनने की कोशिश करना है। आज जो रंग है वह किसी क्षण किसी दिन बदल सकता है दाग में। आज जो रंग है वह किसी दिन किसी क्षण बदल सकता है दाग में। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। आदमी की तरह समय भी बदलता है करवट, उसके एक करवट रंग है एक करवट दाग। वह सबसे बड़ा जादूगर है सृष्टि का, उसके पास सबके लिए सुरक्षित है चुटकी भर रंग चुटकी भर दाग। वह पलक झपकते रंग को दाग में और दाग को रंग में बदल देता है। वह पलक झपकते दाग को रंग में और रंग को दाग में बदल देता है। सुनो पुतलियां पृथ्वी का सबसे पुराना एल्बम है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांक कर देखना, वहां कई तस्वीरें होंगी रंग के दाग में और दाग के रंग में बदलने की। वहां कई तस्वीरें होंगी रंग के दाग में और दाग के रंग में बदलने की। भूलना मत याद रखना बेटियों, भूलना मत याद रखना बेटियों, समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। समय की तरह जीवन भी सिर्फ एक करवट नहीं सोता। एक पुराना खेल। किसी दिन उत्तर एकाएक दक्षिण हो जाए, या दक्षिण इस तरह अखबार में भर ले उत्तर को कि कुछ देख ही न पाए पूरब पश्चिम, तो इसे भ्रम न मानना आंखों का। किसी दिन उत्तर एकाएक दक्षिण हो जाए, या दक्षिण इस तरह अखबार में भर ले उत्तर को कि कुछ देख ही न पाए पूरब पश्चिम,
तो इसे भ्रम न मानना आँखों का। यह खेल पुराना है, यह नाभिनाल बद्ध है, खून लगे मुंहों से। इसका कोई लेना देना नहीं राजधानी के चारों ओर जल रहे पराली से। हवा में घुली राख से बहुत बहुत अधिक जहरीली है मनुष्य को नाधने और जोतने की कामना। जो थामना चाहते हैं पृथ्वी की लगाम, वे विलोप कर सकते हैं किसी का किसी में। इसलिए जिसे तुम समझ रहे हो उत्तर संभव है वह मुलम्मा हो बस दक्षिण की देह पर कौशल से पोता हुआ। दक्षिण की देह पर कौशल से पोता हुआ। मेरे शब्द खड़े हैं उत्तर की प्रत्याशा में। आधी रात के इस एकांत में मैं गा रहा हूं तुम्हारे लिए गीत। क्या सुन रही हो सुलेखा? कल ही मैं लौटा हूं कपिल वस्तु से, अपनी सांसों में लेकर ढेर सारा राग, पर सन्यासी नहीं हूं मैं भरा हूं संगीत से। मेरी हर सांस में एक गीत है तुम्हारे लिए। इस समय मैं गा रहा हूं रात के इस मझधार में, नदी के कछार में खड़ा। वह इसके पूर्व नहीं गाया किसी और प्रेमी ने। वह मेरे ही कंठ से फूटा है पहली बार। चाहो तो पूछ लो तथागत से तुम। आधी रात के इस एकांत में मैं गा रहा हूं तुम्हारे लिए गीत। क्या सुन रही हो सुलेखा? इस कजरारी रात में तुम्हारा स्मरण पूर्णिमा के प्रकाश की तरह उतर आया है मेरी पुतलियों में। इस समय मेरा गीत गूंज रहा है हृदय प्रांतर में प्रार्थना की तरह। इस समय मेरा गीत गूंज रहा है हृदय प्रांतर में प्रार्थना की तरह। क्या तुम मुझे सुन रही हो सुलेखा? बोलो ना, बोलो ना। तुम सोई हो या अभी जाग रही हो, या अकन रही हो मेरे शब्द? देखो ना, मेरे शब्द खड़े हैं उत्तर की प्रत्याशा में, और मेरे तलुओं में हो रहा है कंपन। क्या सुन रही हो सुलेखा? नारीवाद और स्त्री विमर्श दो ऐसे पद हैं जिनको लेकर साहित्य जगत में पिछले 3 दशकों से लगातार बहसें चल रही हैं। इस बहस ने साहित्य में स्त्री की उपस्थिति को लेकर नई चेतना और नई जागरूकता भी पैदा की है, मगर इस आधार पर महिला लेखिकाएं आपस में बटी हुई भी हैं। कई लेखिकाएं पारंपरिक ढंग से स्त्री को देखना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, तो कुछ प्रगतिशील नज़रिए से इसे देखती हैं। एक खेमा शिद्दत के साथ नारीवाद को लेकर चलने वालों का भी है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी कथाकार नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा और आलोचक एवं टिप्पणीकार रश्मि रावत। सबसे पहले आप सबका ताना बाना में स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों मेहमान मुझे सबसे पहले स्त्री विमर्श या नारीवाद के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कहां से कैसे देखती हैं, एक एक कर बहुत ही संक्षेप में बताएं। नासिरा जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने स्त्री विमर्श को कैसे देखा है? स्त्री विमर्श को लेकर जो विभिन्न धाराएं हैं और उनको लेकर स्त्री लेखिकाओं में, महिला लेखिकाओं में एक तरह का वाद विवाद भी चलता रहता है, इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने जब लिखना शुरू किया तो ऐसा कोई स्त्री विमर्श नहीं था, और जो मुझसे पहले लिख चुकी थी और जिनको पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो घर का माहौल जहाँ औरतें बैठती थीं और नए पुराने किस्से बताती थीं, उन सब से कोई स्त्री विमर्श नहीं था। उसमें एक पक्ष था कि कौन पीड़ित है, और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि सदियों से औरत पीड़ित रही है, और कुछ टाइम ऐसे भी आए हैं जिसमें उसने डोमिनेशन किया है, हुकूमतें की हैं। तो ये अपनी जगह था। जिस वक्त मैंने अपनी ठीकरे की मंगनी और शालमली लिखी, तब कोई स्त्री विमर्श नहीं था। मेरा सिलसिला उन पुरानी लेखिकाओं से जुड़ा हुआ था जो कमजोरों के पक्ष में अपनी कलम उठाती थी, और मेरे बहुत सारे लेख भी थे, और मैंने औरतों पे लगातार लिखा है, और ये उम्मीद की थी कि मैं कभी भी औरत के खिलाफ नहीं लिखूंगी। तब मेरी, जिसे कहते हैं
जो अनुभव थे वो बहुत कम थे, लेकिन जी जज्बात थे कि औरत को हम बहुत संभाल के अपने लिटरेचर में लाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गए मुझे एहसास हुआ कि औरत भी एक इंसान है अपनी सारी खूबी और बुराई के साथ। जी वहां से मेरी चेतना जो खुली, तो उसमें फिर 3 किताबें मैंने उठाई, औरत की दुनिया, औरत के लिए औरत और औरत की आवाज। औरत की आवाज में मैंने दुनिया भर की जहां जहां मैं गई उन औरतों से मैंने पूछा, तो जो निचोड़ मेरे हाथ में आया वो ये आया कि औरत जो है वो अब पहले की तरह अबला तो रह नहीं गई है। वो कमा रही है, अपने घर में रह रही है, वो जो चाहती है कर सकती है, भले ही वो 30% हो, 25% हो। तो उसको जरूरत क्या है मर्द की, एक सखा की, एक दोस्त की, एक हमदर्द की। तो वो शालमली में बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने उठाए थे, और मैंने ये भी उठाया था कि क्या तलाक इसका हल है, जी या समाज को बदलना हल है। तो समाज कैसे बदलेगा, क्योंकि हम मर्दों पे काम नहीं करते हैं। और हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पे और लोग जो हैं, वो स्त्री विमर्श जब शुरू हुआ एक विमर्श की तरह, तो उसमें उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं कहूँगी कि बहुत सारा रिसर्च हुआ, और ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, बहुत ही ज़रूरी, लेकिन कला की कीमत पे नहीं। मैं थोड़ा इसको खोलना चाहूँगी, गलतफहमी ना हो, कि जब आप वो कहानी लिख रहे हैं तो कहानी का किरदार की मांग के साथ उसका एंड हो, नारों के साथ उसका एंड ना हो। तो वहां पे साहित्य में कोई भी विमर्श हार्म कर देता है उस जी पूरी कलात्मक तौर तरीके को। लेकिन जब आप सेवा और समाज सेवा की शक्ल में निकलते हैं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त विमर्श है। और आपने देखा है कि जब शाहबानों के बाद मुस्लिम औरतों ने खुद अपनी शरीयत पढ़ी तो जमाना बदल गया, और शाहीन बाग तक आते आते उन्होंने मौलवियों को जरा भी लिफ्ट नहीं दी। जी इसी तरह जो हमारी हिंदू बहनें हैं, उनके यहाँ जो कानून बने या उनके यहाँ मंदिर में नहीं जाना हुआ, ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी जी जो उन्होंने जी अपने बलबूते पे किया। और मजदूर औरतों में भी कहूंगी कि उन्होंने शराब बंदी और अपनी जिसे कहते हैं तनख्वाहें बढ़ाने का भी आंदोलन किया। जी तो हम मुझे आगे लगता बढ़ते हैं है कि नासिरा जी। इसके ये दो पक्ष रश्मि हैं जी, मेरी मैं ये नजर में। जानना चाहता हूँ कि जो अभी नासिरा जी ने कहा कि साहित्य में स्त्री विमर्श क्या नारे के रूप में आ रहा है, जो आपत्ति है नासिरा जी की, क्या वही एक बुनियादी वाद विवाद का विषय भी है कि हमें क्या चेतन रूप में, जागृत रूप में अपनी रचनाओं में इस स्त्री विमर्श को लाना चाहिए, स्त्री के अधिकारों को आने देना चाहिए? क्या ये होता है, ये एक स्वाभाविक है कि आएगा? क्या ये विवाद का विषय है? आपका नारीवाद क्या कहता है? देखिए, नारीवाद को जिस स्त्री विमर्श से, मतलब स्त्री विमर्श जो नारीवाद में परिणत हुआ, उसे मैं मानती हूँ कि वो एक कारगर औजार है स्त्री जागरूकता और स्त्री सशक्तिकरण का। मगर वो सिर्फ स्त्री के विकास तक सीमित नहीं है। जितने भी हाशिए की पहचाने हैं, जो वर्ग से, जाति से, जेंडर, हर हाशिए के विमर्श के साथ इसका एक रिश्ता है। मैं उस नारीवाद को मानती हूँ जो एक वर्चस्ववादी सत्ता है उसको प्रश्नांकित करता है लगातार, तो इसका संबंध सबसे है। नारीवाद जो है, जैसे हर विचार में, किसी भी विचार के साथ ये संभव नहीं है कि उसका एक ही रूप हो, उसके अंदर कई मत और मतांतर होते हैं, और ये एक स्वस्थ, सकारात्मक और स्वाभाविक चीज है। तो नारीवाद के अंदर भी बहुलतावादी स्वर है, बल्कि ये बहुलतावाद ही है एक तरह से नारीवाद। तो अगर मैं नासिरा जी का ये जवाब दूं कि क्या स्त्री विमर्श एक साहित्य में एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यस हो रहा है, और नहीं हो रहा है। जवाब जो है वो हाँ और ना के बीच में हो सकता है। मैं ये
अगर आपने कहा था कि अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट राउंड में आना है या अभी आना है, तो या मैं आधा अभी बोल सकती हूँ कि हमें कि स्त्री नारीवाद के सवालों पे बंटी हुई है। तो पहली बात तो कि अगर हम एक रूप प्रतिक्रिया की अपेक्षा करेंगे कि लेखिकाओं या चिंतकों की तरफ से एक ही प्रतिक्रिया आएगी, तो ये तो किसी विचार को उसके शुरुआत में ही जड़ीभूत करने वाली बात होती। तो अभी मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे, हमें उसके एक ही पॉइंट पे अभी लिमिट रहना चाहूंगी, तो ताकि अभी एक ये वाला पॉइंट पूरा हो जाए। जो पहली पीढ़ी है, कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा जी, सबकी मिला के मैं कह रही हूँ, वहां से शुरू होके अंत तक इन लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो हिंदी में नारीवाद का उस तरीके से विकास हुआ भी नहीं था। उन्होंने जो संघर्ष किए वो अपने वैयक्तिक स्तर पे किए। कहीं पे कोई स्त्री के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा कर मतलब पैदा करने वाले ऐसे रंध्र नहीं खुले थे किसी वाद के जरिए। तो उन्होंने जो अपनी हिम्मत से जो जगह बनाई, नारीवाद की को जिस तरीके से हिंदी साहित्य ने लिया और एक छोटे से प्रकोष्ठ में बंद करने की जो एक सत्ता की, वर्चस्ववादी सत्ता की एक साजिशें थी, तो जाहिर सी बात है कि जिसने इतनी मेहनत से अपना कद इतना ऊंचा बढ़ाया है, वो एक छोटी सी सेल में अपने आप को विभाजित नहीं करना चाहेगा। पर यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उन्हें भी नारीवादी मानते हैं, क्योंकि उनके साहित्य ने तो हमें वो ऑक्सीजन दी कि हम नारीवाद के विचार तक पहुंचे। पितृसत्ता के तमाम रूपों से लगातार प्रतिकार हमारी वरिष्ठ लेखिकाओं ने किया। वक्तव्य में भले ही वो नारीवाद से एसोसिएट नहीं करती हैं, लेकिन नारीवाद को ताकत देने में उनका बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं यहाँ तक कहूंगी कि उन्होंने जो स्त्री विमर्श पे सवाल उठाए उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, और उनको वरिष्ठ होने के नाते ये करना सही भी था। इससे जो है स्त्री विमर्श अपने विचलनों से वापिस आया, और एक समय आएगा शायद कि उनके रहते रहते, मैं तो उम्मीद करती हूँ, बस एक लाइन सर, एक लाइन बस, मैं उम्मीद करती हूँ कि नासिरा जी और मैत्रेयी पुष्पा के रहते रहते नारीवाद इतना विकसित हो चुका रहेगा कि वो खुद अपने आप को नारीवादी कहने लगेंगी, क्योंकि अभी तो स्त्री पट्टी ने इसको लिया ही नहीं स्वस्थ ढंग से। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ नारीवाद के बारे में कि मैं समझती हूँ कि इस समय नारीवाद एकमात्र रास्ता है, हर कोई नारीवादी है, पुरुष भी, वो मानवीय मुक्ति का रास्ता है। जी धन्यवाद। मैत्रेयी जी, रश्मि जी ने एक पुल बनाने की कोशिश की है। वो ये भी कह रहे हैं कि आपका नारीवाद अलग था, हमारा नारीवाद अलग है। नारीवाद में विविधता है, बहुलता है, ये स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्त्री विमर्श या नारीवाद के नाम पर बहुत सारी महिला लेखिका उखड़ क्यों जाती हैं? अभी भी यहाँ लाइट चली गई है तो फिर भी मैं बोलती आ गई। देखो, जब जैसे नासिरा जी ने कहा, मैं शायद नासिरा जी के बाद आई हूँ लिखने, तो मैं जब आई थी तो मेरा अज्ञान समझ लो इसे, चाहे कुछ, मुझे नहीं पता था स्त्री विमर्श क्या होता है ना। हमारे जब उस जमाने में स्त्री विमर्श की बहुत टूटी नहीं बोलती थी, वो तो राजेंद्र यादव ने अपने यहाँ से चलाया था कि ये स्त्री विमर्श है, ये दलित विमर्श है। हमारे लिखने के थोड़े दिन बाद जब हम उपन्यास 2-3 लिख चुके थे तब तो नारीवाद, स्त्री को लेके विमर्श, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो पूरे समाज को उठाया था अपने उपन्यासों में। आप देख भी लो तो जो उपन्यास हैं उसमें पूरा समाज है। एक स्त्री, हाँ, स्त्री जो है उसमें पहले शायद नहीं आती हो, पहले भी लेखिकाओं के उपन्यासों में या कहानियों में स्त्री आई है। कोई नई नहीं आई थी स्त्री, लेकिन जो जगह छुटी हुई थी वो उसने आके लेना शुरू कर दी, बस ये हुआ। और एक और कहूँगी बात कि जो हमारी परंपराएं थी, हमारी रूढ़ियाँ थी, उनको समझना भी शुरू कर दिया। लेकिन समझते समझते आज 20 साल से ज़्यादा हो गए और 40 साल से ज़्यादा हो, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह नहीं समझी हैं या उनको अभी भी लागू किए रहती हैं। पता नहीं उनका डर है, समाज का डर है या क्या है पूरी तरह। इसलिए मैं स्त्री विमर्श को अभी पूरी तरह लागू नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारी चाहे लेखिकाएं हों और चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो भी हों, वो अभी उनको वो नहीं आया कि
स्त्री विमर्श में क्या हम लें और क्या छोड़ दें, अभी उलझन में है इसमें। और जी। जो ये कह रही थी रश्मि कह रही थी रश्मि की बात पे मुकेश तुम कह रहे थे कि लेखिकाएं उखड़ क्यों जाती हैं। बिल्कुल उखड़ जाती हैं जब कोई बात ऐसी कह दो, जो नासरा भी कहती रही हैं, जो थोड़ी जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई को नहीं, खाली झगड़ेबाजी को जो टूटन फूटन बहुत जबरदस्त डाल देता है, उसे थोड़ी सी सबसाइड करने की बात करो तो लेखिकाएं उखड़ जाती हैं कि हम तो पुरानी बात कर रहे हैं, हम पुराने समय के हैं, हमारी उम्र हो गई अब इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये भी है। अब मुझे ये समझना है, आज मैं यहाँ आई हूँ, कि तोड़ फोड़ स्त्री विमर्श है या थोड़ा समझ सोच के भी चलना स्त्री विमर्श है। ये मैं अपने जो मेरे दो साथी आई हैं तो वो भी जी। इस पे बात करेंगी। मेरा जी। सवाल ये है कि क्या है स्त्री विमर्श, अभी हम ये जाने ही नहीं है, क्योंकि अभी जी। हम उनको लाते हैं कि सिमोन de beauvoir ने ये कहा, जर्मन ग्रीयर ने ये कहा, उनके जो उनका लिखा हुआ हम लाते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या हम वही लिखना चाहते हैं? नया लिखना तो नया लिखना ही लिखना जी। होता है। जी मैत्रेयी जी आगे बढ़ते हैं। नासरा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैत्रेयी जी ने कहा कि स्त्री विमर्श में जो स्त्रियों की स्थिति होनी चाहिए साहित्य में या समाज में, उसको लेकर एक चिंता है, लेकिन एक पारंपरिक ढंग से एक जो समाज बना हुआ है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसके जो मूल्य हैं वो पहले से चले आ रहे थे जब तक स्त्री विमर्श सही मायनों में लोगों ने समझना शुरू नहीं किया। नारीवाद ने आंखें खोली भी हैं बहुत सारी रचनाकारों की। क्या ये फर्क नहीं है कि पिछली पीढ़ी के जो रचनाकार थे और नई पीढ़ी के रचनाकार हैं, उनमें ये फर्क आज आ जा रहा है स्वाभाविक रूप से कि वो ज्यादा स्त्री के अधिकारों के प्रति चेतन हैं, वो कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं स्त्री की तरफ से? मुझे लगता है कि आपको पहले अपने हिंदुस्तान को समझना होगा। उसमें अनेक धर्म हैं, अनेक परतें हैं, अनेक प्रांत हैं, अनेक रस्म और रिवाज हैं और हर तरह से सामाजिक जकड़न है। हमारे यहाँ जितनी सामाजिक जकड़न है उतना हम परेशान अपने धर्म और सियासत से नहीं है। सियासत थोड़े दिनों के लिए हमें परेशान करती है, फिर सन्नाटा हो जाता है, और जिसे कहते हैं आर्थिक चीजें हैं परेशान करती हैं, हम उससे उबर आते हैं, लेकिन जो सामाजिक जकड़न है वो किसी तरह से भी खत्म नहीं हो रही है। रश्मि ने जो बात कही और मैत्री जी ने बात कही वो एकदम अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर आप किस क्लास की औरत की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम गांव जाते हैं तो वहां सजावट की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्योंकि बाजार है, लेकिन अगर थोड़े देर आप रह जाइए तो आपको इतनी घुटन महसूस होगी कि आपको लगेगा कुछ बदला ही नहीं है। फिर आप किसी और फैमिली में जाते हैं कस्बे की, वहां एक दूसरा रंग है, फिर कहीं और जाते हैं तीसरा रंग है, और फिर वो चौथा रंग है जो यहाँ रश्मि की शक्ल में और मैत्री जी की शक्ल में बैठा हुआ है, और आपकी शक्ल में भी, क्योंकि आप एक तरह से औरत को दूसरी तरह से देखते हैं, उस तरह से नहीं कि वो एकदम जिसे कहते हैं जेल में रहे और एक खास तरीके से दासी का रूप। तो इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हम किस क्लास की औरत को अपने साहित्य में उठा रहे हैं। मैत्री के साहित्य में तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो निचले तबके से आती हैं, मेरे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो मेरी चीज़ें हैं, उसमें मैंने जो मेरे तजर्बे हैं उस हिसाब से मैंने उठाया। रश्मि की कलम भी उसी तरह की चीज़ें उठाती है। तो सवाल ये है कि हमारे कलम जो है जब रिपोर्टिंग करते हैं और जब राइटिंग करते हैं तो हमारा टारगेट एक खास क्लास की तरफ होता है। जी। हम फसाद की कहानी लिखेंगे जी। या मोहल्ले के उजाड़ने की बात करेंगे या महंगाई की बात करेंगे, तो इसके प्रॉब्लम्स अपर क्लास से अलग होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि अपर क्लास में दुख नहीं है या औरत शोषित नहीं है। औरत हर जगह, हर पैमाने पर, हर अंदाज में शोषित है, इसको मान के आप चलिए। उसकी वजह ये है
जी कि ना तो हमारे यहाँ मर्द आजाद हैं पूरी तरह सामाजिक जकड़न से, और ना औरत है। औरत जो है वो ज्यादा सहती है, चुप रहती है, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, और मर्द को ये सिखाया जाता है तुम ऐसे ऐसे करो, तो वो भी बहुत पीड़ा में है। ये समझना है कि वो बहुत आजाद है और बड़ा ही खुश है, वो एकदम खुश नहीं है। तो जी मेरा अपना कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पत्रकार, हमारे समाज सेविकाएं या एनजीओस या लेखिकाएं कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन उनका स्वर एक नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष कोई छोटा सा कंट्री नहीं है जहां एक तरह की चीजें कीजिए। जी बतौर मिसाल जी मैं अपने जी समाज की बात नासरा जी, करूंगी वक्त कि बहुत सीमित है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। आपने जो प्रश्न अच्छा उठाया है ठीक है। जेंडर के सवाल से जुड़ा, रश्मि जी, ये देश में विविधता है, बहुत सारी परतें हैं, ये तो सही बात है, लेकिन जेंडर के जो मूलभूत सवाल हैं वो तो कॉमन है ना, उनमें भी कोई फर्क है। जहां बराबरी के अधिकार की बात है, जहां ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, वहां अगर ये पूरी पितृसत्तात्मक सत्ता एक खास तरह के मूल्य आरोपित कर रही है, वहां पर लड़ाई तो होगी। लड़ाई तो होगी। ये तो आपने जो बोला उसका तो ऑब्वियस आंसर है कि मतलब ये वर्ग जाति सब चीज का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक समाज में एक पितृ वर्चस्ववादी एक मशीनरी है जो निरंतर काम कर रही है। इन सारे टूल्स के सहारे एक बड़े छोटे से वर्ग में को संसाधन सारे केंद्रित करने में और बाकियों को हाशिए में बनाए रखने के। तो मैं मैत्रेय जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगी, अगर मुझे आप अनुमति दें तो, कि इसका प्लीज। आंसर तो साफ है। बल्कि कई बार नारीवादी होना ऐसे ही जैसे मार्क्सवादी होना, गांधीवादी होना भी है ना, नारीवादी होना अपने आप में उस हाशिए की भूमिका को स्वीकार करना है, जहां की हम अपनी प्रिविलेज अपनी मर्जी से छोड़ते हैं उस जगह को, और इस तरीके से पूरे समाज में नजर रखते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं इनके जड़ता जो यथास्थितिवाद में दरकन पड़नी चाहिए। अगर हमें अभी जरूरत है इस समय, तो हम नारीवाद के एजेंडे को पीछा करके फांसीवाद पे बात करेंगे। अभी धार्मिक पहचान बहुत विद्वेष बहुत बढ़ाया जा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो एक समय होगा जब हम जातिवाद के एजेंडे के लिए इसको खाली छोड़ेंगे, क्योंकि वो जो नौकर की कमीज है ना विनोद कुमार शुक्ल की, उसका कसना जो है वो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, मेरे को तो दर्द होना लगता है। वो कसाव को मैं पहचानती हूँ, मेरे भाई और मेरे स्वर्ण पुरुष साथी उतना नहीं पहचानेंगे। तो वो कसाव सेम है, तो कमीज को खुलने के तार तार करने के तरीके कहीं मिले जुले होंगे। लेकिन मैं जो ये कहती हूँ कि जब आप एक हाशिए की पोजीशन अपने आप चुन रहे हैं और प्रिविलेज छोड़ रहे हैं, तो उनकी संख्या हर वाद में बहुत कम होगी। उस हिसाब से अगर आप रेशो देखेंगे तो मार्क्सवादी शुद्ध होने वाले जितने होंगे उससे ज्यादा नारीवादी मिलेंगे। जो प्रिविलेज उठाते हैं वर्चस्ववादी ताकतों से सामंजस्य बिठा के, और उनकी नजर हमेशा वो रहती है, जिन्हें हम कहते हैं ना कि जो कोई सा भी वाद आएगा तो वो कॉर्क की तरह एकदम टॉप में आ जाते हैं चीजें लेने, तो वो आपको नारीवाद में भी मिलेंगे, मार्क्सवाद में भी मिलेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि नारीवाद के लिए एक ग्रुप नहीं है, जैसे जातीय धर्म का एक ग्रुप होता है। पितृसत्ता ने इतने भागों में स्त्री को बांटा हुआ है कि उनका जो मिल नहीं पाती है वो, तो इस वजह से क्या होता है कि जिसको भी नारीवाद पे अटैक करना होता है वो सबसे कमजोर उस व्यक्ति को चुन लेता है, उसे तो हम नारीवादी मानते ही नहीं। वो तो जो स्त्री विमर्श को बाजार ने ट्रैप करके देह विमर्श में रिड्यूस कर दिया, जो इसके मर्द पैरेकारों ने किया। नारीवाद उस विमर्श से अपने आप को एसोसिएट नहीं करता जो वो भोक्तावादी और बाजारवादी एजेंडे में फंस गई। लेकिन नारीवाद पे जब अटैक किया जाता है तो आप उसको चुनते हैं अक्सर, जिसे हम खुद भी नारीवादी नहीं मानते। तो ये जो पूरा मर्दवाद है वो मर्दवाद स्त्री की कलम में भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी जकड़नों से जूझते हुए फिर भी वो अपनी एक जगह बना रहा है, और हाशिए की भूमिका में रहते हुए संघर्ष को चुनना और बदलाव की निरंतर कोशिश करना, ये हर बात के लिए एक मुश्किल स्थिति है, बहुत कम लोग मिलते हैं।
तो ये जी झगड़ने की जो बात है, ये जी एक लाइन खाली जैसे सास बहू का झगड़ा बोला जाता है, और वो एक स्थिति में होने की वजह से, वो स्त्री की होने की वजह से नहीं है। और हिंदी पट्टी में सामंतवाद बहुत ज्यादा है, तो ये प्रायोजित झगड़ाएं हैं। वैसे स्त्रियों के बीच में मुझे नहीं लगता कि सरोकारों में कोई फर्क है, इसीलिए इनकी रचनाशीलता स्त्री सरोकारों के एकदम साथ जुड़ी होती है, जो अटैक करती है नारीवाद के, उनकी भी। जी धन्यवाद। जी मैत्री जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी। जी ये अभी जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी स्त्री लेखिकाएं भी मर्दवादी संस्कार लिए होती हैं, यानी पितृसत्तात्मक उन्हें वो संस्कार देता है, और इस वजह से वो कई बार उसको डिफेंड करती हुई नजर आती हैं और उसके लिए दूसरे कारण ढूंढती हैं, परिवार का, बच्चे का, तमाम चीजों का कारण ढूंढती हैं, और उसको सारी जिम्मेदारी आरोपित कर दी जाती है महिला पर। तो ये साहित्य में भी फिर आता होगा। साहित्य में भी आता है, क्यों नहीं आता। दोषी उसी को मान लेते हैं जो दोषी नहीं होती है, और ये जो मान्यता है ना हमारी, बड़ी आराम से लागू हो जाती हैं। हाँ, ये ऐसा ही होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहती थी यहाँ मुकेश, ये तो कह लिया, ये रश्मि ने भी कह लिया, आशा जी ने भी। मैं राजनीतिक उस पे आना चाहती थी कि हमारे जो संविधान में स्त्री को एक अधिकार मिला है, वही अधिकार मिला है जो पुरुष को है। मर्दवाद वहाँ भी है, और हम अगर आंखें खोल के देखें या ऐसे ही देखें, सामान्य नज़रों से भी देखें, तो स्त्री को वहाँ जगह देते नहीं हैं। महिला सीट जहाँ है वहाँ खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसको बैठने नहीं देते, उस कुर्सी पे काम नहीं करने देती। ये जो पुरुष सत्ता है, ये सबसे बड़ा नुकसान कर रही है कि आज भी स्त्री के हाथ में वो जो पावर उसको मिलनी चाहिए वो नहीं आई। जैसे पहले तमाम चीज़ों को रोकते रहे, पारिवारिक अभी भी परिवार में पुरुषों का चलता है। इसी तरह हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे धार्मिक कर्मकांडों में सब पुरुष वर्चस्व चलता है। हम सारे व्रत त्योहार मुकेश पुरुषों के लिए करते हैं, आज भी करते हैं। और जब मैं विरोध करती हूँ तो हमारी लेखिकाएं लड़ती हैं मुझसे कि क्यों, ये तो हमारी परंपरा, ये तो हमारी रीति रिवाज है। मैंने कहा कभी तुमने लड़की के लिए भी किया है क्या? हम पति के लिए करते हैं या बेटे के लिए करते हैं, भाई के लिए भी कर देते हैं, लेकिन वहाँ स्त्रियों का नाम नहीं आता जिनके लिए हम करें कुछ या इस तरह का माने नहीं। तो ये जो अभी लेखिकाओं से पूछ लो, लेखिकाएं खुद इस बात का विरोध मेरा विरोध करती हैं कि नहीं, आप तो ये तो हमारी परंपरा है, परंपरा कैसे छोड़ देंगे। तो अब जिनको परंपरा के नाम पे गिना जा रहा है, जो अंधविश्वास है, हमारी लेखिकाएं उनको नहीं समझ रही, तो क्या किया जाए बताओ। ये कब बदलेगा? बदलते बदलते टाइम लगेगा। तो ऐसी कई चीज। दरअसल मैं इसी बंटवारे की बात कर रहा था। स्त्री लेखिकाओं में यही बंटवारा है कि संस्कार, परंपरा और इन सब चीजों को वो छोड़ना भी नहीं चाहती, जबकि वही उसके बंधन भी बने हुए हैं, वही उसके अधिकारों को सीमित भी करते हैं, उसको गुलाम भी बनाते हैं मानसिक तौर पर। और ये एक धारा है जो इसका विरोध भी कर रही है, वो निशाने पे भी रहती है। कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो साहित्य के माध्यम से, वो एक जरूरी हिस्सा है उसका, मुझे लगता है। लेकिन चूंकि समय बहुत ले लिया है हम लोग ने इस चर्चा को करने में, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। इसका दूसरा हिस्सा हम फिर कभी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं इजाजत चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से। धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जी, सिर्फ एक वाक्य संक्षेप बोलना में। है। हाँ, एक वाक्य। हिंदी साहित्य की जो मानसिकता, जो सोच जहां तक पहुंची है, उसके जिस दर्पण में हम नारीवाद को देख रहे हैं, वो दरका हुआ है, इसलिए बिखरा हुआ नजर आता है। अंदर ही अंदर सब एक है। जी जी, ऐसा तो नहीं है, महिला एकता जिंदाबाद, नहीं है। महिला एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार। और अब अंत में मशहूर शायर रहमान मुसव्विर की गज़लें। रहमान साहब ने बहुत ही कम अरसे में खुद को एक महत्वपूर्ण शायर के रूप में स्थापित कर लिया है। उनकी कुछ शेर तो लोगों की ज़ुबान पर भी चढ़ चुके हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ गज़लें। खामोशी ओढ़ कर लेटा हुआ है,
खामोशी ओढ़कर लेटा हुआ है, ये दरिया आजकल उतरा। खामोशी ओढ़कर लेटा हुआ है, ये दरिया आजकल उतरा हुआ है। कई आंखें मुझे पहचानती हैं, कई आंखें मुझे पहचानती हैं, कई चेहरों पर ये लिखा हुआ है। कई आंखें मुझे पहचानती हैं, कई चेहरों पर ये लिखा हुआ है दिल में आग और आंखों में पानी, है दिल में आग और आंखों में पानी, समंदर आंच पर रखा हुआ है, समंदर आंच पर रखा हुआ है। किसी की चूड़ियों की खामोशी ने, किसी की चूड़ियों की खामोशी ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। किसी की चूड़ियों की खामोशी ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। किसी की याद का आसेब अब तक, किसी की याद का आसेब अब तक बराबर में मेरे लेटा हुआ है। किसी की याद का आसेब अब तक बराबर में मेरे लेटा हुआ है। लो वापस लौट आया सुबह वाला, लो वापस लौट आया सुबह वाला, मगर जो शाम का भूला हुआ है, मगर जो शाम का भूला हुआ है। महसूस जो करते हो ये हलचल मेरे अंदर, महसूस जो करते हो ये हलचल मेरे अंदर, कुछ टूटता रहता है मुसलसल मेरे अंदर। महसूस जो करते हो ये हलचल मेरे अंदर, कुछ टूटता रहता है मुसलसल मेरे अंदर। होठों पर तबस्सुम के गुलाबों की नुमाइश, होठों पर तबस्सुम के गुलाबों की नुमाइश, है नाग फनी का कोई जंगल मेरे अंदर, है नाग फनी का कोई जंगल मेरे अंदर। हैरान हूँ मेरी तशना लबी कैसे मिटेगी, हैरान हूँ मेरी तशना लबी कैसे मिटेगी। सहरा है मेरे होंठ तो बादल मेरे अंदर, सहरा है मेरे होंठ तो बादल मेरे अंदर। इस बार जो उसने मुझे बाहर से समेटा, इस बार जो उसने मुझे बाहर से समेटा, इस बार हुआ ख्वाब मुकम्मल मेरे अंदर, इस बार हुआ ख्वाब मुकम्मल मेरे अंदर। इस रूह को आज़ाद करो जिस्म से जल्दी, इस रूह को आज़ाद करो जिस्म से जल्दी, मर जाए न घुट के ये पागल मेरे अंदर, मर जाए न घुट के ये पागल मेरे अंदर। महसूस जो करते हो ये हलचल मेरे अंदर, कुछ टूटता रहता है मुसलसल मेरे अंदर। उसके बिस्तर पर नहीं कोई निशानी नींद की, उसके बिस्तर पर नहीं कोई निशानी नींद की, सिर्फ आंखें कह रही हैं एक कहानी नींद की। उसके बिस्तर पर नहीं कोई निशानी नींद की, सिर्फ आंखें कह रही हैं एक कहानी नींद की। सुबह से हर शाम तक बस दौड़ती है जिंदगी, सुबह से हर शाम तक बस दौड़ती है जिंदगी। चैन कुछ लम्हात का है मेहरबानी नींद की, चैन कुछ लम्हात का है मेहरबानी नींद की। इतनी नाजुक है कि हर आहट पे ये जाती है टूट, इतनी नाजुक है कि हर आहट पे ये जाती है टूट। आईने की ही तरह है जिंदगानी नींद। ये अलग है बात अब किसको मिले किसको नहीं, ये अलग है बात अब किसको मिले किसको नहीं। ख्वाहिशें तो सभी रखते हैं सुहानी नींद, ख्वाहिशें तो सभी रखते हैं सुहानी नींद। सिर्फ बचपन तक मुसव्विर इस पे रहता है शबाब, सिर्फ बचपन तक मुसव्विर इस पे रहता है शबाब। बस यहीं पर ख़त्म होती है जवानी नींद, बस यहीं पर ख़त्म होती है जवानी नींद। नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत, नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत। फिर भी उसने दोस्ती के नाम पर झेला बहुत,
एक सूरज मेरी छत पर धूप लेने आ गया। एक सूरज मेरी छत पर धूप लेने आ गया। लग रहा है आज का दिन इसलिए उजला। छेड़ देती है तुम्हारी याद कोई गीत फिर, दिल में जब भी गूंजने लगता है सन्नाटा बहुत। दिल में जब भी गूंजने लगता है सन्नाटा बहुत। चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन। चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ। हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा। हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा। मैं रहा उससे खफा, वो मुझसे उकताया हुआ। मैं रहा उससे खफा, वो मुझसे उकताया हुआ। उम्र भर एक दूसरे को हमने उलझाया। उम्र भर एक दूसरे को हमने उलझाया। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा और हमने जो वीडियो स्तंभ का प्रयोग किया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे। कृपया अपनी राय हमें tanabana@santhindi.com पर ज़रूर भेजें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।